गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए कानून पारित किए हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जापान। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, न्यूजीलैंड है जिसने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट करने के लिए कानून पारित किया है। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों हेतु कानून पारित किए हैं। और इस कानून के फ्रेंड पारित हो जाने के बाद देखा जाए तो इसके तहत क्या होगा, जो बैंक होंगे, जो वित्तीय संस्थानों के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वे अपने द्वारा किए गए निवेश के जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दें। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न बनना चाहिए आपके माइंड में कि वित्तीय क्षेत्र ही क्यों ये जो बैंक हैं, जो वित्तीय संस्थानें हैं, जो निवेश प्रबंधक हैं, उन्हीं के लिए कानून पारित क्यों किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में देखा जाए तो जो वित्तीय क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, जो प्रतिष्ठान होते हैं, उनका काफी प्रभाव रहता है, क्योंकि इनके द्वारा जो निवेश ही क्या होते हैं, औद्योगिक गतिविधियों को दिशा देते हैं। और आपको पता है जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं वो कितनी बड़ी जिम्मेदार होती हैं इन जलवायु परिवर्तन में। तो इसी के कारण से जो न्यूजीलैंड है उसके द्वारा इनकी गतिविधियों को, इनके द्वारा जो निवेश किया जा रहा है, इन संस्थानों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून पारित किया है। और इस कानून के पारित हो जाने के बाद देखा जाए तो उनको क्या हो जाएगा कि ये दुनिया का पहला कानून होगा जो वित्तीय क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति क्या करेगा, जवाबदेह बनाएगा। ठीक है, इसके तहत देखा जाए तो कानून के पास हो जाने के बाद जो है ये 2023 में लागू हो जाएगा। और जिसके बाद क्या होगा, जो वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए जलवायु रिपोर्टिंग अनिवार्य हो जाएगी। ठीक है, और बात करें न्यूजीलैंड का जो लक्ष्य है वो 2050 तक शून्य कार्बन देश बनने का है और 2035 तक पूरी तरीके से अक्षय ऊर्जा के जरिए अपने ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें जो न्यूजीलैंड की सरकार है वो 2025 तक जो अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने और इवन इस दशक के मध्य तक यानी कि वही 2025 तक केवल शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन बसें खरीदने का वादा किए हैं। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड की सरकार जो है इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। और ये सारे देशों के लिए काफी बड़ा एक लेसन होगा कि सब देशों को ऐसा करना चाहिए। सारे सिर्फ जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें करते हैं, इस तरह के कठोर इतने मजबूत कदम जो उठाने का साहस कोई नहीं करता है, लेकिन न्यूजीलैंड ऐसा करने जा रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट लॉन्च किया गया है? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर इज बी, तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना में भी देखा जाए तो हैदराबाद में किया गया है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट लॉन्च किया गया है। तो रामकी एनवीरो इंजीनियर्स लिमिटेड ने हैदराबाद इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट तेलंगाना में दुनिया के पहले और भारत के सबसे बड़े लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये दुनिया का पहला है और भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है, हैदराबाद में किया गया है। ध्यान रखिएगा। और ये जो परियोजना है वो देखा जाए जितने भी पूरे भारत में जो फैले जो 21 शहर हैं उनमें लगभग जो 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष जो नगर पालिका ठोस कचरा निकलता है और जो 1 मिलियन टन से अधिक जो औद्योगिक संकटकारी कचरे निकलते हैं उनका ये प्रबंधन करेगी। और साथ ही देखा जाए तो इस परियोजना की ये जो परियोजना है उसमें पर्यावरण में कार्बन पृथक्करण और ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी और मोटर वाहन उद्योग के हरितकरण में योगदान करेगी। ठीक है, तो पर्यावरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे स्टेप सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं जिसमें से ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कुछ इंडस्ट्रियल गैसेज हो गई लाइक आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, PFCs हो गया, SF6 हो गया। तो ये सारे आपको ग्रीन हाउस गैसेज के भी बारे में पता होने चाहिए, कौन कौन से नाम है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार प्रश्न है, कर लीजिए इसको। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पारित संकल्प 2601 यानी कि 2601 किससे संबंधित है?
महिला सशक्तिकरण से, जलवायु परिवर्तन से, शिक्षा संरक्षण से, या फिर बाल अपराध उन्मूलन से। करेक्ट आंसर है सी, शिक्षा संरक्षण से देखा जाए जो संकल्प है 2601 जो है वो संबंधित है, जो कि पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। और इसमें देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प रेजोल्यूशन 2601 शिक्षा के संरक्षण से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इस संकल्प में देखा जाए तो जो संकल्प है वो जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश से जो शिक्षा सुविधाओं पर जो किए जाने वाले हमलों या हमलों के खतरों को रोकने और संबोधित करने के लिए प्रभावी उपाय विकसित करने का आग्रह करते हैं। तो जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं उनसे यह आग्रह किया जा रहा है कि वो जो शिक्षा क्षेत्र में जो संबंधित जो सुविधा है उस पर अगर किसी तरह का हमला हो रहा है या फिर हमले के खतरा है तो ऐसी चीज़ों को रोका जाए, ऐसे चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जाए, उनको संबोधित करने का प्रयास किया जाए, ऐसा आग्रह किया जा रहा है किस संकल्प के द्वारा, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के संकल्प 2601 ठीक है 2601 के द्वारा ऐसा आग्रह किया जा रहा है। इसमें देखा जाए तो अगर किसी दो देशों के बीच में सशस्त्र संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो उन देशों के बीच में जो प्रभावित दिव्यांग बच्चों को भी सहायता प्रदान करने के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। और साथ ही साथ जो सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के तहत जितने भी शरणार्थी बच्चे हैं, जो विस्थापित बच्चे हैं, उनके शिक्षा की निरंतरता में सहायता करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया गया है कि जो भी सदस्य देश हैं उनमें उन देशों के जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई अगर विस्थापित बच्चा है, कोई अगर शरणार्थी बच्चा है, तो उसकी शिक्षा को जो है उनकी शिक्षा के लिए कोई आवश्यक कदम उठाने का आह्वान भी इस संकल्प के द्वारा किया गया है। किस संकल्प के द्वारा? 2601 ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न। अगला है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर या फिर 250 मिलियन डॉलर। तो करेक्ट आंसर इज डी ठीक है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एडीबी ने ऋण जो है मंजूरी दिया है। किसके विकास के लिए? जो भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 250 यानी कि 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि लगभग कितने करोड़ के बराबर है? वो है 1873 करोड़ रुपए के बराबर है। इतने रुपए की ऋण को मंजूरी दिया है। और इसके तहत देखा जाए जो 17 राज्यों में जो 11 औद्योगिक गलियारे जो हैं उनको विकसित करने के लिए प्रोग्रामेटिक USD 500 मिलियन डॉलर का यह पहला उपप्रोग्राम होगा। इसमें देखा जाए तो इस ऋण में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए समर्थन करेगा। वहीं बात करें तो आपका जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? ये एक तरीके से विश्व स्तरीय औद्योगिक नोड्स को विकसित करना है, जो शहरी समूहों और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे अंतर्राष्ट्रीय गेटवे और समावेशी, जलवायु लचीला और टिकाऊ बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित हो। ठीक है, तो ये आपका ध्यान होना चाहिए कितना है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो करेक्ट आंसर इज ए, जम्मू कश्मीर में किया गया है। एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा? कृषि के जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। और इसके बारे में देखें तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने जो श्रीनगर में किया है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार जो है एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एप्पल फेस्टिवल के द्वारा देखा जाए, एक तरीके से इस उत्सव के द्वारा देखा जाए तो ये जो वहाँ के सेब उत्पादक हैं और जो इससे संबंधित जो हितधारक हैं उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा सकेगा इसके द्वारा, इसके माध्यम से। और बात करें अगर जो जम्मू कश्मीर में जो उत्पादन होता है वो कितना होता है, तो वो देखा जाए सेबों का तो 2.2 मिलियन मैट्रिक टन से अधिक जो है वार्षिक उत्पादन के साथ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो कुल राष्ट्रीय उत्पादन के कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 87%। तो लगभग जितना भी पूरे भारत में जितना भी सेब का उत्पादन होता है उसका 87% जो है वो
जम्मू कश्मीर में होता है 2.2 मिलियन मेट्रिक टन से भी अधिक होता है वार्षिक उत्पादन। और वहीं देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो उत्पादन इतना अधिक हो रहा है तो इस क्षेत्र में लोगों को भी रोजगार काफी मुहैया होता है, इससे संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी आबादी उसका लगभग 30% जो है वो उनको आजीविका जो है इसी खेती से जुड़ी हुई है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एप्पल फेस्टिवल, क्योंकि इसने देखा जाए तो लगभग 30% की आबादी इससे जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को जो उत्पादक हो गए, जो हितधारक हो गए, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया कराया जाता है या प्रदान किया जा सकेगा। फ्रेंड, यहाँ पे श्रीनगर का नाम आया है। चलिए आज आप लोगों से मैं हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछती हूँ कि आप मुझे श्रीनगर के बारे में बताएं कि किस झील के बगल में श्रीनगर स्थित है, किसने श्रीनगर को बसाया था। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेते। चलिए आज अब थोड़ा सा मैं आपके प्रश्नों को थोड़ा सा चेंज करूंगी, थोड़ा सा ऐसे जो देखा जाए तो आपके इससे जो राज्य व्यवस्था से संबंधित हो जाता है और दूसरा जो हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को पूछूंगी ताकि आपका जीएस सेक्शन भी थोड़ा थोड़ा रिविजन होता चले। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आरबीआई के साथ किया है, एनबीए के साथ किया है, एनपीसीआई के साथ किया है या फिर एसबीआई के साथ किया है? तो करेक्ट आंसर इज सी, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है वो साझेदारी किया है। किसके लिए? रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि जो आपकी सेना हो गई, नौसेना हो गई, वायुसेना हो गई, इनमें जो कर्मी हैं, जो कार्यरत हैं, उनके लिए ये जो है वीर नाम से रुपे नेटवर्क पर कोटक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी किया है। एनपीसीआई ने कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी किया है। किनके लिए? जो भी भारतीय सशस्त्र बल है, जो सेना, नौसेना और जो वायुसेना में जो कर्मी जो हैं, जो कार्यरत हैं, उनके लिए वीर। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो जो कोटक रुपे वीर क्रेडिट कार्ड के हैं वो जो 2 वेरिएंट हैं और इसमें देखा जाए एक जो है आपका कोटक रुपे वीर प्लेटिनम और कोटक रुपे वीर सेलेक्ट। और ये क्रेडिट कार्ड जो है विशेष रूप से उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने में डिजाइन किया गया है जिन्होंने खुद को देश की सेवा में, जिस सेवा के लिए समर्पित कर दिया, यानी कि जो सेना में कार्यरत हैं, जो नौसेना में कार्यरत हैं, जो आपका देखा जाए वायुसेना में कार्यरत है, इन्होंने अपने लिए अपने पूरे जीवन को देश की रक्षा के लिए, देश के लिए समर्पित कर दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए कोटक महिंद्रा ने एनपीसीआई के साथ समझौता किया है, इनको सुविधाएं देने के लिए, इससे जुड़ी हुई सुविधाएं देने के लिए क्या। ठीक है, रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वीर नाम ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक ने, केरल ने, दिल्ली ने, तमिलनाडु ने। तो करेक्ट आंसर इज बी, केरल ने किया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान। तो ये जो इंडेक्स है फ्रेंड, बात करें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, तो ये राज्य सरकारों की जो गुणवत्तापूर्ण शासन है और खासकर जो कोविड-19 पर जो अंकुश लगाने के लिए जो राज्य सरकारों की जो भागीदारी है उस पर प्रकाश डालता है। तो इसके आधार पर इसने रैंकिंग जारी किया है जिसमें कि हम केरल को टॉप पे देखते हैं। तो ये बेंगलुरु स्थित जो है एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर, इसी के द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी किया गया है। कौन सा? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, और इसका 6वां संस्करण था ये 2021 में। और इसमें 18 राज्यों में देखा जाए तो जो शीर्ष 3 स्लॉट में देखा जाए तो केरल है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। ठीक है, तो टॉप पे देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। और इसमें देखा जाए इस सूचकांक में इक्विटी, विकास और स्थिरता के स्तंभों पर शासन के प्रदर्शन में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए। ठीक है, वही बात करें तो इस बार देखा जाए इस वर्ष जो है सूचकांक में पहली बार जो है कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक को भी जोड़ा गया है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया। और अगर बात करें छोटे राज्यों में तो बड़े राज्यों में 18 बड़े राज्यों में देखा जाए तो केरल टॉप पे था, छोटे राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम टॉप पे है, वहीं दूसरे नंबर पे गोवा है, फिर तीसरे नंबर पे मिजोरम है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर जो है वो आपका पुडुचेरी है, फिर जम्मू कश्मीर है और आपका चंडीगढ़ है। तो ध्यान रखिएगा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों में केरल है, छोटे राज्यों में सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पर देखा जाए तो पुडुचेरी है। ठीक है, अगला है प्रश्न कि हाल ही में किस मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की हैं? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर इज डी, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता शुरू किया गया है। और इन 3 प्रतियोगिता में कौन कौन सी प्रतियोगिता है? तो गीत लेखन है, लोरी लेखन है और आपका
रंगोली बनाने की प्रतियोगिता है। तो केंद्र जो आपके संस्कृत मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं लॉन्च किया है। और ये जो प्रतियोगिता है ये देखा जाए कुछ महीनों तक #यूनिटी इन क्रिएटिविटी के रूप में चलेगा। और इस प्रतियोगिता के अंदर जो विनर होगा, जो विजेता होगा, उसको क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। और ये जो प्रतियोगिताएं होंगी वो तहसील स्तर पे, तालुक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक होंगी। और राष्ट्रीय एकता दिवस पर यानी कि 31 अक्टूबर, ठीक है, इस प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जो है वो सभी के लिए खोली गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, ऐसी चीज़ों में आप लोग को भी एक्टिव रहना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहिए, आपको अवार्ड मिलेगा। इवन अगर आप और मतलब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आप ही के लिए एक मोटिवेशन की चीज़ें जो है वर्क करती हैं। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इन लोग को भी इनरोल कराइए ताकि वो भी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लें, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को ऐसी चीज़ों से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी गई है? 9%, 8.5%, 8% या फिर 10%। तो करेक्ट आंसर इज बी यानी कि 8.5% जो है कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर जो है ब्याज दर को मंजूरी दिया गया है। और 2021 के लिए तो जो वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर निधि जमा पर ब्याज दर को 8.5% की मंजूरी दिया है। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या है? एक तरीके से निश्चित आय वाला साधन है जो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि खाते के साथ साथ छूट एग्जेम्प्ट शासन के तहत पूरी तरीके से कर मुक्त होता है। तो जो भी पीपीएफ जो आपका करता है यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आपका पीएफ करता है उसमें किसी भी तरह का कर नहीं लगता है। और बाकी बात करें जो श्रम मंत्रालय है उसे लागू करने के लिए ब्याज दर जो है अधिसूचित करेगा। ठीक है, ये आप ये चीज ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत जो है वो मंजूरी दी गया है, 8.5% की मंजूरी दी गई। ठीक है, अगला है कि किस संस्था के द्वारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, WMO, यूनेप, WHO, OECD। तो करेक्ट आंसर इज ए यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया गया है। और इसके बारे में देखें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में अपना ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है। इस बुलेटिन के अनुसार ये बताया गया है जो वातावरण में जो गर्मी को कैद करने वाले जो ग्रीन हाउस गैस है उनकी जो प्रचुरता वर्ष 2020 में फिर से नए रिकॉर्ड पे पहुंच गई। काफी ज्यादा फ्रेंड गंभीर चीज है कि काफ़ी नए जो ग्लोबल वार्मिंग और या फिर देखा जाए तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम लोगों ने बताया कौन कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल गैसेस, ये सारी जो थी ग्रीन हाउस गैसेस है। नाम पता होना चाहिए, फ्रेंड पूछता है इसमें भी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसका है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में फिर से बताइएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2020 में फिर से एक नए रिकॉर्ड पे पहुंच गए हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो प्रचुरता है वातावरण में। और वहीं पे देखा जाए तो इस वृद्धि की वार्षिक दर जो है 2011 से जो 20 के औसत से ऊपर रही। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रवृत्ति जो है अभी भी जारी है यानी कि 2020 में हमें जारी रही। और इसमें देखा जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि ग्रीन हाउस गैस है उसकी सांद्रता जो है वो 2020 में बढ़कर के कितना हो गई है, 413.2 भाग, ठीक है, प्रति मिलियन हो गया है। और यह पूर्व औद्योगिक स्तर का कितना है, 149% है। बहुत ही ज्यादा ये चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा एक गंभीर समस्या है। इस वर्ष देखा जाए तो वर्ष 1750 फ्रेंड ये वो समय है जब मानव गतिविधियों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बाधित करना शुरू कर दिया था। इंडस्ट्री जो आपका देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, उसके बाद से काफी ज्यादा ये सारी समस्याएं आने लगी, वातावरण में इस तरह का बदलाव आने लगा, जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी। तो 70 से जो देखा जाए 1750 से देखा जाए जो मीथेन है CH4 वो 262% और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 123% है। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए जो कोविड-19 के कारण जो आर्थिक मंदी का ग्रीन हाउस गैस के स्तर और उसकी विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज फैक्ट्स ऑफ द डे पे। और फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट्स है कि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है? देखिए ईशा अंबानी
रिलायंस, ठीक है, जियो। और दूसरा देखा जाए कैरोलिन ब्रेहम और पीटर किमेलमैन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 रुपए से बढ़ा करके कितनी कर दी है, 2 रुपए प्रति बॉक्सेस कर दी गई है। और ये जो रुपया जो बढ़ाया गया है वो 1 दिसंबर 2021 से प्रभावित होगा फ्रेंड। इसके पहले 2007 में ऐसा किया गया था, 50 पैसे से 1 रुपए किया गया था। इस वर्ष क्या किया गया है, 2021 में दिसंबर से जो प्रभावी हो जाएगा 1 रुपए से 2 रुपए मिलेंगे, लेकिन माचिसों की संख्या शायद बढ़ा दी गई है, 36 से 50 कर दी गई है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर रोज जो बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, कितने, 31 बच्चे, काफी ज्यादा ये गंभीर है फ्रेंड। इवन हम लोगों ने कल भी एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में बात किया था, कल भी मैंने बताया था छात्र हैं और जो छोटे उद्योगिक हैं, उद्योग से जुड़े लोग हैं, वो काफी ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पे आत्महत्या के मामले में, इसको भी वहां पे ऐड कर लीजिएगा कि 31 बच्चे जो हैं वो प्रति वर्ष जो है हर रोज जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडर का पदभार संभाला एयर मार्शल संजीव कुमार ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर को वेस्ट वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया, डॉक्टर सत्यव्रत और डॉक्टर राजेश कुमार, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा किया है, 18 जुलाई को। इसके बारे में थोड़ा विचार करिएगा, ऐसा क्यों किया है। वैसे ये स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है, क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत कम ही चांसेस से पूछा जा सकता है यूपी के एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक बार देखिएगा कि जो तमिलनाडु के सरकार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 18 जुलाई को अब वो राज्य के स्थापना दिवस मनाएंगे, ठीक है, पहले 1 दिसंबर को मनाया जाता था। अगला है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख, जिनका कार्यकाल जो है अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है, टेड्रोस घेब्रियस, ठीक है, टेड्रोस घेब्रियस, जो कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं। इनका कार्यकाल को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। WHO इतना ज्यादा न्यूज में रहा है। हाल ही में डॉग पार्क स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया है। और 5वां रोजना जोरा चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है, किसने जीता है, पी इनियान ने जीता है, ठीक है। लास्ट चलते हैं फैक्ट्स ऑफ डे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है कि दीपावली के अवसर पर अयोध्या में कितने दिए जला करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, 12 लाख दिए जलाए गए, ठीक है। तो 12 लाख दिए जला करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे, अयोध्या में जलाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल था। वहीं दूसरी बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के किस शहर में कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिला का सशक्तिकरण नामक कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है, वो वाराणसी में शुरू किया है। आप मुझे बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके प्रमुख कौन है, और अगर संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है, अगर किसी अनुच्छेद में किया गया है तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप मुझे ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए, और उससे संबंधित जो है महिला आयोग भी हैं उनके बारे में आप मुझे बताइए। और प्रमुख जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनका क्या नाम है, और देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो महिला आयोग है प्रमुख, उनका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और सौरभ जी, मुझे आपका आंसर नहीं मिला है, और शमशेर जी ने भी आंसर नहीं किया है। इन लोग का मुझे आंसर का वेट रहता है, आप लोग प्लीज आंसर करिए, ठीक है। तो आप लोग आंसर करिए। बाकी नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के केला महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, कुशीनगर में किया गया था। दुनिया का सबसे छोटी गजल लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, डॉक्टर अशोक पांडे, ये बहराइच के हैं। और वहीं बात करें टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, देखिए टीबी समाप्त करने का जो संकल्प भारत का कब है, 2025 तक है। वहीं हम बात करें WHO का तो 2030 है। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, फैक्ट्स में आते हैं प्रश्न, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या था, हमने MCQs को सॉल्व किया, हमने फैक्ट्स ऑफ द डे देखा, और हमने क्या देखा कि हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। शुभ जी, मेरी आपसे, अगर आप वीडियो को सुन रहे हैं तो आपका कमेंट मैंने देखा था, इवन मैंने दोनों दिन ही आपको रिप्लाई किया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो आपको रिप्लाई जो शो नहीं कर रहा है। तो आपकी जो कंसर्न है वो डेट को लेकर के है कि आपको डेट नहीं याद होता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इतने एक्टिव हो, आप प्रॉपर रूप से टेस्ट दे रहे हो, और टेस्ट में जो लोग टेस्ट देते हैं, इवन जो कंफ्यूजन भी उन्हीं लोग को होती है जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इतना डेडिकेटेड हो, आंसर आप टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। दूसरी बात ये है फ्रेंड कि अगर आपको
डेट में प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप बार बार उसको रिवीजन करो, ठीक है, बार बार रिवीजन करो और टेस्ट में जो डेट आपसे गलत हो जा रही है उनको किसी पेपर पे नोट डाउन कर लो, ठीक है, और उसको 2-4 बार देखो। फ्रेंड, ऐसी चीजों का क्या होता है ना, ऐसी चीजों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, निरंतर उसको देखना, ठीक है, बार बार रिवीजन करना और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना, जो कि आप कर रहे हैं शुभ जी। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिएगा आपको जल्दी ही चीजें याद होने लगेंगी। तो जो डेट आपसे गलत हो रही है वो डेट क्या करिए, आप उसको लिख लीजिए और बाकी बार बार देखते रहिए, ठीक है। और ये डेट के इश्यू सबके साथ आते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जैसा कि आप कर भी रहे हैं, ठीक है। और भी कोई चीज डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है। बाकी जो आप डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध होती है, वहां जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।